वर्ल्ड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल और सिग्निफिकेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है डेवॉस में, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर और पूरा मिलिट्री डिफेंस ऑर्डर वर्ल्ड का अपेंड कर दिया है, चेंज कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वहां पे जो इकोनॉमी है उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे ग्रीनलैंड एक बड़ा मुद्दा बना, वहां पे ईरान का डिस्प्यूट चल रहा है। वहां पे अगर हम आगे बोलें कि इस सब का भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इस पे यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर बोलती हैं, चेयरमैन बोलती हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के साथ साइन होने जा रही है, जिसका एक डिफेंस कंपोनेंट भी है। दूसरी तरफ नोबेल पीस प्राइज ना मिलने से बहुत परेशान होकर प्रेसिडेंट अपने एक बोर्ड ऑफ पीस बोल दिया है, मैं बना रहा हूं, जिसका इनवाइट भारत पे भी है। क्या भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसका रीजनल स्टेबिलिटी, मिडिल ईस्ट, ईरान पे क्या असर होगा, ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स भारत के चश्मे से डिस्कस करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद हैज जॉइंड अस। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, मैं पहले अगर आपको स्टार्ट में ही पूछना चाहूं, मुझे एक मेमोरी में जाता है कि जब इंग्लैंड के उस जमाने के किंग को कैथोलिक रोमन चर्च डाइवोर्स नहीं दे रहा था, तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड क्रिएट कर दिया था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो खुश नहीं है, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं मान रहा यूरोपियन यूनियन, तो वो पूरा नया इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं? ओवरव्यू माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं सर। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि एक किंग ने वो संस्थाई बदल दी और वहाँ चर्च बना दिया। इसका एक लाइफ में आप सुनिए कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो मैं लड़ाई शुरू कर देता हूँ। आई एम नाउ प्रिपेयर टू गो टू वॉर। सो और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस बनी थी किस जमाने में। अब ट्रम्प कहता है यूनाइटेड नेशंस की जरूरत नहीं है, फ्रॉम 60 ऑर्गेनाइजेशन कम आउट, और कहता है जी अब मैं बोर्ड ऑफ पीस चलाऊंगा, उसका चेयरमैन फॉर लाइफ मैं ही रहूंगा। तो यूनाइटेड नेशन ने एक पैरेलल भी खड़ी कर दी, कोई डाइवोर्स वाली बात हो गई ना। एनीवे, दैट्स ऑन द लाइटर साइड। देखिए आज मसला बहुत सीरियस है निष्कांत। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ एवरी वर्ड वी स्पीक, एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। हमें यह समझना चाहिए कि डावोस एक ऐसी संस्था वर्ल्ड के अंदर है जिसमें प्रैक्टिकली एवरी कंट्री इज इन्वॉल्व, ऑल द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व। इसमें साल में जनवरी के महीने में नॉर्मली इसकी बैठक होती है। आज की तारीख में फॉर्चुनेटली द कॉन्फ्रेंस इज करंटली गोइंग ऑन फ्रॉम 19 टू 23। इसमें बड़े बड़े लीडर्स ने भाषण दिए हैं। मैक्रोन साहब ने भाषण दिया है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया है, बड़े इंपॉर्टेंट भाषण रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भाषण दिया है। इसमें जितनी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कीजिए। आप वर्ल्ड इकोनॉमी की जगह वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अगर मुझे ग्रीनलैंड आप नहीं देंगे तो मैं उस पर हमला कर दूंगा, और उसके बाद अगर आप कुछ और उसके नेगोशिएशन करते हैं कि अच्छा हमला नहीं करूंगा, फिर मैं छोटे छोटे आइलैंड आपसे ले लूंगा, उसको मुझे चलाने दीजिए। So this is some forum which was created some years ago so that the world can benefit by the resources of this world, by supply chains can work. अभी एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, किसी देश का पूरा सामान तो है नहीं। ऑयल कहीं से आता है, रेयर अर्थ मिनरल कहीं से आते हैं, कुछ और चीज़ें कहीं से आती है, लेबर कहीं से आती है, मैन पावर कहीं से आती है। तो इसका हर एक चीज़ का अलग अलग ट्रैफिक हर एक देश के लिए बना रहेंगे तो कैसे ट्रेड होगी भाई। So this whole concept at Davos at World Economic Forum is being challenged by President Trump. और प्रेसिडेंट ट्रंप जब से इस टेन्योर, पिछले टेन्योर में अगर आप याद देखें 2018 में जब प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे दावोस में, उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात करूंगा, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि स्ट्रेटेजिक मामले पे बात करते हो, जो कि कुछ और सिक्योरिटी की इश्यूज हो। सो नाउ ही कंप्लीटली रिवर्स। आज की तारीख में तो सिर्फ वो एनेक्सेशन की बात, और इसमें क्या सबसे बड़ी, ये क्यों ट्रंप साहब के दिमाग में ऐसी बातें घूम रही हैं। वो पूरे वर्ल्ड की जितनी रिसोर्सेज हैं जहां पर भी कब्जा कर सकते करना चाहते हैं, चाहे वो ऑयल हो वर्ल्ड के, चाहे वो मिनरल्स हो वर्ल्ड के। अब उन्होंने ऑयल की वजह से वेनेजुएला पर अटैक करके हमला करके ऑयल ले लिया। अब वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड में, जिसमें अभी तक शायद पक्का पता नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि दे 110 बैरल्स ऑफ ऑयल अवेलेबल, तो वहां भी ऑयल के लिए जाना चाहते हैं। वो कहते नहीं कि मैं सिक्योरिटी के लिए जाना। अरे भाई सिक्योरिटी अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट रशिया विच इज 4500 किलोमीटर अवे।
You want security against China, which is 6,000 kilometers away? Security का क्या मतलब है इसमें? There is no relationship to security. Security is no threat to United States in Greenland. So Greenland में भी वो ऑयल को जाना चाहते हैं, वो मिनरल्स का भी शायद उनको उम्मीद है. वो ईरान में क्यों जाना चाहते हैं? ईरान में जाना चाहते हैं क्योंकि वह ऑयल है और वह गल्फ हरमोज है जिसके ऊपर वो कब्जा करेंगे तो सारी सप्लाई चेन साउथ ईस्ट एशिया में गड़बड़ हो जाएगी. सो बात समझने की ये है कि ही इज ब्रिंगिंग इन मसल पावर to encompass, to get together all the world resources, and he wants to be boss of the whole world resources. पूरे वर्ल्ड को ऑयल कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड की मिनरल्स कंट्रोल करना चाहते हैं. पाकिस्तान के संग वो क्यों बातचीत करते हैं? पाकिस्तान ने उनको कह दिया हमको हमारे रेयर मिनरल हैं तो आपको हम ये रेयर मिनरल देंगे, तो फिर यहाँ पे घुस गए. हालांकि चाइना उनके साथ है वहां पर, उसकी भी बात करूंगा मैं आपसे. सो दिस वॉर एंड पीस एंड इकोनॉमी हैज बीन कंप्लीटली ruined by one man in this current tenure, which is President of the United States, Donald Trump. It is having effect on India. India is doing a great job. India is non-aligned in any matter. India is aligned where it suits India. मुझे ऑयल खरीदना है, I am aligned with Russia. मुझे कहीं से हथियार लेना है, I am aligned with him. मुझे फ्रांस से रफेल चाहिए, मैं aligned with France. So I am a country which is looking at self-interest and I am not against anybody. मैं सबके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, जहाँ मेरे देश का फायदा होगा वहाँ मैं जाऊँगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपने हमारे एक मिनिस्टर गए थे अश्वनी साहब, उन्होंने कितना अच्छा बयान दिया. वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज दैट हैज कम आउट ऑफ Davos is all relating to economy. So if we want to look at Davos, and Davos has to be created really as the World Economic Forum, let us keep away the security issues, let us work. अब आपने देख लिया कि अगर इस तरह से बात करते रहे तो अमेरिका सब जगह कहता है कि मैं फ्रांस के ऊपर वाइन के ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा. लुक एट द जोक. ही इज सेइंग फ्रांस दैट मैं 500% आपके ऊपर वाइन के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा. इंडिया को कहता है जी आपके ऊपर 50% और लगा दूंगा. तो दिस इज द वे टू डू ट्रेड. सो व्हाट हैज हैपेंड? वन हैज टू फाइंड अ वेपन टू रिस्पॉन्ड. आपने इंडिया की बात की, मैं कहूंगा आपने अभी देखा 2-4 दिन में यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आ रहा है यहाँ. And they've categorically mentioned it will be a deal of the year, deal of the century. We are going into an economic understanding with European Union, which includes defense, which includes all other aspects of trade and commerce, and we'll come to a reasonable tariff issues. So this is a response to America saying हम tariff बढ़ा देंगे, आप बढ़ाते रहिए. We don't want to trade with you. हम आपके संग ट्रेड करना नहीं, हम यूरोप के संग ट्रेड करेंगे. Europe has a good market for India. India needs some technologies from Europe. India needs certain defense equipment from Europe. We'll have trade with it. And slowly we'll graduate towards a currency trade which is not related to dollar. अब आप देख रहे हैं ब्रिक्स में क्या हो रहा है. ब्रिक्स में होता है जी हम यूनिट, हमारा एक वो है करेंसी है, हम यूनिट में ट्रेड करेंगे. दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प. उन्हें इस ब्रिक्स से क्यों नफरत है, ब्रिक्स से इतना क्यों चिढ़ रहा है? ब्रिक्स से इस मारे चिढ़ते हैं कि इन्होंने अपनी करेंसी अगर पूरे वर्ल्ड में शामिल कर दी. अब चाइना को आपने देखा वेनेजुएला में वो युआन में ट्रेड कर रहा था, ऑयल खरीद रहा था. दैट इज अनदर रीजन व्हाई ही वेंट टू वेनेजुएला. सो टुडे इफ यू लुक एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन Davos, the situation has been completely ruined. The very articles, 5 or 6 major articles of Davos, which was created in 1971 or thereabouts, has been completely ruined. तो एक यूनाइटेड नेशंस को कंप्लीट यूजलेस बना दिया. वहां से जिस 60 संस्थाओं से वो बाहर निकल कर अपना बना रहे हैं, और यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जितना पूरे देश वर्ल्ड के अंदर चल रहा था उसको ही बंद करके ये अपना प्राइवेट चलाना चाहते हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. सर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस विद इन द सेम सिस्टम आ रही थी, मुझे उसकी एक लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी जिसमें वो कहते हैं कि पहले भी रूल बेस्ड ऑर्डर से डिविएशन थी पर हम उसको इग्नोर करते थे. तो वो मान रहे थे कि 2 पैरामीटर्स थे, नेटो अंडर द गाब, चाहे वो कर लीजिए आप अरब वर्ल्ड के अंदर जो रेवोल्यूशंस हुई या जितने उसने रिजीम चेंजेस करे हैं, बट वो हमारे पे प्रॉब्लम नहीं थी. दूसरी बात उनकी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू. तो अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हो, आप मेन्यू पे हो. और ये बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भारत हिस्टोरिकली बिकॉज हम न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, बहुत सारे टेबल्स पे नहीं था. और अब हमारी एक इकोनॉमिक साइज है, एक हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ विद इकोनॉमी जो बड़ी है,
So we are an important factor in these things, whichever happens in the world, sir. तो सर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है, क्या ये अनअपोलोजेटिकली प्री वर्ल्ड वॉर वन की तरफ जा रही है कि ट्रेड इज बैक्ड बाय शिप्स? ब्रिटेन का होता था, कोस्ट के ऊपर शिप्स आ जाती थी उनकी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी. इज दिस ट्रेड बैक्ड नाउ बाय अ मस्कुलर मिलिट्री जिसके अंदर वो नेचुरल रिसोर्सेज का ग्रैब करना चाह रहे हैं एंड द वर्ल्ड हैज टू रियलाइज इट एंड प्लान अकॉर्डिंगली? You are absolutely right. देखिए, he wants to show his muscle power, his military strength. कई दफा कह चुके हैं, America is the strongest army in the world. I'm the mightiest in the world. इसका क्या मतलब है? Please mark my words when I say those countries which are nuclear capable, those countries which have organized strong military, he dare not touch. He knows the response is going to be so severe that will ruin the whole of humanity. India is a powerful nation emerging as the third largest economy in the world. There is no one who can stop that now. We are on a path to reach that level. India has demonstrated a strong military and the thought process of the military. You see, military is one physical kinetic strength of an armed forces. There is also the brain behind it. And the one lesson that India has given to the world today on Operation Sindoor is that you must have an aim which should be limited and which should be achievable and must have a time plot. Look at Russia and Ukraine. The aim was not very clear. Even if the aim was clear, they did not know where the operation should end. They did not have any time frame. 4 साल हो गए, it's going on and on. Similarly, you take Gaza and Israel. The aim was there. But was it achievable to say मैं हमास को पूरा खत्म कर दूंगा? That was not an achievable aim. And there was no time frame to it. So they still mess around with it. कितने हजारों लाखों आदमी मर गए, बेघर हो गए. So India has told the world today that you must have an aim like Sindoor, 24 hours. You must have it finished. इसकी टाइम लिमिट भाई 2 दिन से ज्यादा नहीं है और इस सिचुएशन में मैं इस ऑपरेशन को बंद कर दूंगा. This is a very serious thought process which has gone down to the world from India today. Now the whole world is thinking, yes, you can have a military power, you can have a military strength, but you must have a very clear, achievable, time-bound plan. So this is a very great power India has developed today, in addition to the Army, Navy, and the Air Force, and what the other facilities that we got, missiles and whatever. No need to go into detail. But the fact of the matter is this, that any country which has a strong military, Trump will not touch. Sir, I want you to elaborate. Sir, I want you to elaborate on this aspect जहाँ पे आपने बोला कि थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का आप एग्जांपल दे रहे हैं, उसके अंदर एक क्रिटिसिज्म हुई है भारत के अंदर से ज्यादा कि वी शुड हैव डन मोर ऑन पाकिस्तान. देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जिसने कहा कि आपने कम किया, और वो एक डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक प्रेशर है. दूसरे वे में जो आप बोल रहे हैं एज अ प्रोफेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोफेशनल मिलिट्री, प्रोफेशनल डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, वो इसको समझेंगे कि भारत का एक स्टेटेड एम था, भारत ने वो अचीव किया और उससे आगे नहीं किया, क्योंकि वियतनाम में या अफगानिस्तान में या यूक्रेन में लास्ट 50 साल में जो देश लॉन्ग वॉर में फंसे हैं, विक्ट्री कैन ऑल्सो बी अ पायरेक विक्ट्री, दैट यू विन बट यू लूज. सो बट ये क्रिटिसिज्म इंडिया के अंदर है. तो मैं थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर पे, इंडिया पे फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन्स भेजे और बार बार प्रोवोक कर रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया ने जो किया और रुक गए, इवन दो वी आर सेइंग इट इज कंटिन्यूइंग, डू यू थिंक दैट हैज सैटिस्फाइड द एम्स, या वी शुड हैव डन मोर? एंड अगर हम रुके हैं, रिस्ट्रेंट किया है एज अ प्रोफेशनल व्यू पॉइंट, नॉट पब्लिक इमोशन, क्या दैट वाज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और शुड समथिंग मोर हैव बीन डन? Okay, I'll answer it by a question. India's objective today is to become the third largest economy in the world. Every single day of war means retarding your economy. समझ रहे हैं आप? There are many powers in the world who do not like India becoming a strong economy in the world. बहुत देश ऐसा चाहते हैं, बहुत संस्थाएं ऐसा चाहती हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इसको किसी तरह से रोको भाई, ये रुक नहीं रहा है, ये हर जगह आगे बढ़ रहा है.
तो इनका रोकने का तरीका है इनको एक वॉर में जोड़ दो, इनको ये करो कि जी आप लड़ाई लड़िए आप पाकिस्तान के संग और उनको बर्बाद कीजिए, यू डूइंग अ गुड शो, कंटिन्यू विद द गुड वर्क। माय डियर सर, कंटिन्यू विद द गुड वर्क का मतलब क्या है? एक ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट पता है आपको? एक आपको जहाज की कॉस्ट पता है आपको? जो एमिनेशन फायर होता है उसकी कॉस्ट पता है आपको? अगर हम 10 दिन 5 दिन 15 दिन और लड़ाई चढ़ाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान में नुकसान हम और कर देते, नो डाउट अबाउट इट, काफी नुकसान कर देते, बट व्हाट वर यू गोइंग टू डू योरसेल्फ? आर यू रिटार्डिंग योर इकोनॉमी? Do you want to get off the path? Your path is very clear. I want to become the third largest economy in the world. Is that going to be achievable? Somebody has derailed you. At what benefit? I've captured so much area of Pakistan. I've destroyed ABCD of Pakistan. How does it help me? My aim is very clear. I want to become the third largest economy and nothing can stop me. You do these funny injections to me. I have got my aim clear. मुझे टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय करने थे, मैंने कर दिए। मुझे जो उनका करना था मैंने कर दिया। अब वो किस्मत अच्छी थी भारत की या प्लानिंग अच्छी थी या इंफॉर्मेशन अच्छी थी, जो कहिए, उनका न्यूक्लियर डिवाइस भी हमने जीरो कर दिया। सो दीज आर इश्यूज व्हिच हैव टू बी थॉट अबाउट कूलली। ये पॉलिटिक्स जो है ना, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, इससे बहुत सोच कर रहना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू गो इनटू द अदर पर्सनस माइंड। ये चाहता क्या है, वो इंडिया को क्यों उकसा रहा है? why are you forcing India to go to prolong the war and do more damage into Pakistan? Pakistan has already suffered enough adequately. पाकिस्तान का पानी आज भी बंद है। So an operation Sindoor is ongoing. अगर कुछ होगा तो हम उसका फिर और जवाब देंगे ना। So I think this is purely people's political mind that works within the country and outside the world to derail India from climbing the third position of the world economy. सर इकोनॉमी पे ही मैं वापस आ जाता हूं, क्योंकि जब ये यूरोपियन यूनियन से डील हो रही है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि 2 बिलियन लोग जुड़ रहे हैं इसके अंदर एंड ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इन देशों के बीच में आ जाएगी। साथ ही साथ इंडिया ईयू से भी कर रहा है, रशियन स्फेयर जो सारा है उसके साथ भी डील के चल रहा है। तो सर ये जो ग्लोबल डिसऑर्डर हो रहा है एक तरह से, एंड समटाइम्स chaos लीड्स टू न्यू बर्थ, तो ये उसके अंदर डू यू थिंक यूरोप एंड ईयू उधर यूएई से भी डील कर रहा है, तो इंडिया के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो इंडिया ने यूएस से डील नहीं करी और रेजिस्ट की और एग्रीमेंट नहीं हो पाया, दैट हैज प्लेड आउट फॉर आवर बेटरमेंट, या आपको लगता है कि यूएस से डील कर लेनी चाहिए थी और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भारत की बढ़ी हैं? हाउ डू यू सी टुडे? इंडिया को यूएस से डील करनी है, ये मैं नहीं कह रहा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल शाम को कहा है, दावोस में कहा है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी गुड मैन, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी आर गोइंग टू सून हैव अ डील। तो रास्ते पे आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पे आ रहा है। देखिए ट्रंप की एक बड़ी खसूसियत ये है कि उसको थोड़ा धमकाओ ना तो थोड़ा रिट्रीव करता है वो। तो उसे पता लग गया जी भारत ने तो अपना इकोनॉमिक बना रखा है, यहाँ पर ट्रेड नहीं होगी तो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करेगा, यहाँ नहीं हो रही तो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करेगा। अपने हथियार बेच रहा है, उतने जहाज बेच रहा है, ब्रह्मोस बेच रहा है, इकोनॉमी उसकी बढ़ रही है। टू हेल विद अमेरिका। उसका जो ब्लफ है दैट हैज टू बी कॉल्ड व्हेन इंडिया इज वेरी डिप्लोमेटिकली। हमने ये डील हो रही है तो वेरी गुड, जैसे उसने कहा आई एम गुड, देयर इज गोइंग टू बी अ डील विद इंडिया, कल शाम को कहा उसने। लेकिन एक बात यह है कि एक कहावत है, शायद आपने सुनी भी होगी कई दफा दिन में, कि द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज प्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब उसका प्रेडिक्ट आप कर ही नहीं सकते। आपको यह नहीं पता इस कारण कि कल सुबह बिस्तर से किस तरफ से उठेगा। You don't know which side of the bed he's going to get out of, and suddenly he will come up something कि जी I'm going to do this. सुबह से उठा, I will have a board of peace, $1 billion सब मुझे देंगे, $1 billion देंगे। पाकिस्तान का हाँ जी आई एम रेडी टू बिकम। पाकिस्तान $1 billion कहाँ से लाएगा भाई? उसके पैसा तो देने को है नहीं किसी के पास। 1 मिलियन के चाइना से लेगा, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से लेगा। So these are all stupidities. Weak nations will fall for it. पाकिस्तान है वीक नेशन। पाकिस्तान को उसने कहा जी आप 4,000 ट्रूप्स यू विल सेंड टू गाजा, टू इजराइल। पाकिस्तान 4,000 ट्रूप भेज सकता है क्या? आपने शुरू में एक बात उठाई थी, एक बलूचिस्तान की भी आपने कहा था कुछ, उसका भी जरा लेटेस्ट खबर तो आपको पता ही होगी। PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, एंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आर इन कॉम्बैट टुडे राइट नाउ।
आपने सुना होगा आज की न्यूज में, दोपहर की न्यूज है ये। सो अब आप देखिए उधर पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान को संभाल नहीं पा रहा, चाइना को अनॉय कर रखा है उसने बिकॉज ऑफ ट्रम्प इश्यूज, और उधर कहता है जी मैं 4,000 ट्रूप भी भेजूंगा। So these are all stupid ideas and immature ideas. They cannot last 24 hours. सर मैं बलूचिस्तान पे थोड़ा डिटेल में आऊंगा, पर मैं उससे पहले आपने ये बोर्ड ऑफ पीस, वर्ल्ड ऑफ पीस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको एक्सपैंड करना चाहता हूं, और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर बन रहा है। पर मैं पाकिस्तान से पहले और बलूचिस्तान से पहले इंडिया को भी ये ऑफर आई हुई है। व्हाट इन योर एनालिसिस शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स? एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, या फाइल जो ड्रॉर में डाल दो हम सोच रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट रिस्पॉन्स? यूरोप ने सफा मना कर दिया है। चाइना has said no, better part of Europe has said no. रशिया चुप बैठा है, उसने रशिया ने कुछ ना यस बोला ना नो बोला। जरूरी है कि सवाल का यस और नो में जवाब देना। हर एक सवाल का जवाब यस और नो में तो नहीं होता ना। आपने बिल्कुल अच्छा किया, इस फाइल को ड्रॉर में रख दो, किस्सा खत्म। There is no way India can join an organization like Board of Peace when you know it is a non-starter. How can it start? Where does he want to peace? Board of Peace कहाँ के लिए बना रहा है? गाजा के लिए बना रहा है वन बोर्ड। दूसरा बोर्ड क्या ईरान के लिए बना रहा है? दूसरा बोर्ड। तीसरा बोर्ड क्या यूक्रेन वॉर के लिए बना रहा है? उसके बाद क्या चौथा पांचवा बोर्ड सीरिया के लिए बना रहा है? उसके बाद लेबनान के लिए बना रहा है? कितने बोर्ड बनाएगा भाई? बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3। तो हाउ कैन दिस फंक्शन? एंड व्हाट विल ही डू विद $1 बिलियन? उसकी कोई दफ्तर खोलेगा, कोई ऑफिस खोलेगा, कोई एड देगा? सो दिस इज अ नॉन स्टार्टर। दोज पीपल हु हैव नो लेग्स टू स्टैंड, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, वो कह रहे हैं हम जी मेंबर बन जाएंगे। पाकिस्तान कहां पर खड़ा है भाई? टांगे तो उसकी है नहीं, क्लचेस पे वो खड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल क्लचेस पे तो वो खड़ा रहता है, अगर वो क्लच हटा दे तो गिर जाएगा। वो कह रहा है जी हाँ, India is a stable country, a mature country, mature leadership, mature military, rising economy. Why would we answer? The best option for India is not to answer. अगर आंसर करोगे नो तो कहेगा जी मैं इंडिया पर अटैक कर दूंगा, पता नहीं क्या कर देगा, बकवास तो करेगा ना। तो और उसने बड़ा अच्छा कल फाइल कर दिया। yesterday sentence was very music to Indian ears, ये the deal is on the cards. So why should we antagonize? चुप बैठो, आराम से ड्रॉर में डाल दो। ये कौन सा बोर्ड बनने वाला है? ये कौन सा बोर्ड बनने वाला है? आप बता दीजिए, अगर ये कल परसों पर कब बनेगा भाई? ईरान का अटैक के बाद बनेगा? वेनेजुएला के ये क्या ग्रीनलैंड के अटैक के बाद बनेगा? क्या कल बनेगा गाजा की लड़ाई रुकने के लिए? सो दिस इज अ नॉन स्टार्टर, दिस इज गॉट नो रेलेवेंस। इट्स अ बिट ऑफ अ जोक इन द वर्ल्ड टुडे टू से बैंड ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशंस को खत्म कर दिया, उसकी तो कोई सुनता नहीं है। सर बोर्ड ऑफ पीस से मैं थोड़ा ईरान पे आना चाहता हूँ, क्योंकि ईरान अगर यूएस ऑप्शन करता है एक्सरसाइज, थ्रेट तो कर ही जा रहा है बार बार, एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट के क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इक्वल लॉजिक इक्वल है कि ईरान को गिराना इतना आसान नहीं है, इट इज अ कंट्री, बट इक्वली एज यू सेड, ट्रम्प सुबह उठ के क्या डिसाइड करेगा, और मिलिट्री पावर है और उसने अपना मिलिट्री आर्सनल तो वहां भेजना शुरू कर दिया है। तो सर अगर ईरान के अंदर इराक जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसका 900 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, और बिना ब्रेकअप के भी ईरान पाकिस्तान के बीच में पिछले साल झड़प हुई थी, जहां पे ईरान बोलता है कि तुम्हारे जो हमारे देश में टेरर करते हैं वो पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान कहता है जो बीएलए है बलूचिस्तान के वो ईरान में शेल्टर्ड हैं। तो इसका ईरान के अंदर क्राइसिस का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होता है? कि आप बलूची जो दोनों साइड बॉर्डर के हैं, द मिनट ईरान कोलैप्सेस, उनका एक काम तो आसान हो गया कि भैया अब तो ईरान देश बचा ही नहीं है, आधे तो हम इंडिपेंडेंट हो ही गए, अब तो हमें पाकिस्तान का एरिया खींचना है। और बलूचिस्तान ने ही पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक करी, उसमें 200 आर्मी ऑफिसर्स मारे, पाकिस्तान बोलता है 13 मारे, जो भी स्टोरी है। तो वो वॉर तो चल ही रही है ऑफ इंडिपेंडेंस। तो व्हाट डू यू सी द इम्पैक्ट इन बलूचिस्तान ऑफ हैपनिंग्स इन ईरान? देखिए बलूचिस्तान की फिर बात वहीं आती है, सिंगल वर्ड इन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज बलूचिस्तान ऑब्जेक्टिव? बलूचिस्तान का ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। वो नहीं मिल पा रही है उसको, और आसान भी नहीं है, लेकिन विल कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो वो जहां भी चाहेगा,
जब उसको जरूरत पड़ती है तालिबान जो अफगानिस्तान से आता है उसके संग मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, उनकी ट्रेन को हाईजैक करता है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर टारगेट करता है। और चाइना को प्रॉब्लम ये है कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया और इंडिया के साथ कुछ तरह अलाइन भी हो गया तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो जाएगा, बिकॉज दैट इज आफ्टर ऑल द टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया, इट्स illegally ceded by Pakistan to China. So this is a very complex situation. We have to be very cautious. It cannot be answered in 2 words. It cannot be resolved in 2 words. So basically, the question arises, will America do a physical kinetic military attack on Iran? सवाल यहाँ पे रुकता है जाके। इसका जवाब ट्रंप खुद ही देगा सुबह उठ के। क्या देगा ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसने ये कुछ किया तो आप आज जो बयान निकल रहे हैं ईरान से उनको भी देख लीजिए ना जरा। What is the news for Iran today? Today's news for it. All military leave has been cancelled in Iran. All senior commanders of Iran, IRGC, have been called to their posts. Senior commander, nobody will be away from his post. The military is on the highest alert. The domestic situation is rioting is continuing. 500 security personnel have also been killed. Police stations have also been burned. So there are two dynamics to it happening simultaneously. One is the internal disturbances, or one is the military response. Iran is fully ready for a military response. Where will his military response come? He can't go back to America. Some people say, but he can, but he cannot go to America. So what will he do? All the American bases, 6 or 7 bases around, he can target them with his missiles. That capability Iran has got. Is America prepared to take that? I'm sorry, no. एंड साथ ही बात ये उठती है, लोग वर्ल्ड पूछेगी कि भैया आप तो, हमने तो आपका बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया था, आपने तो लड़ाई शुरू कर दी एक और। एंड हाउ विल इट पैन आउट? ये लड़ाई 2 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, कहां तक चलेगी? डू यू वांट टू एंटर ईरान लाइक द वे यू एंटर्ड इराक and suffer all those casualties after such a long time, then have to run away? Will you like to run away after you left Afghanistan and ran away? So these are very immature statements of President Trump. I don't know how long he's going to keep doing it. But as far as Iran specifically concerned, we must answer as to what is the future of it. The future to me looks like that this rioting will continue, dissatisfaction among the people will continue, and sooner than later, maybe 3 months, 4 months, 2 months, very difficult to put the time frame, that the regime change may happen. And that is the only option which is perhaps possible. I'm only saying perhaps possible. और उसमें एक और फैक्टर तो ये भी तो है ना, तो शाह ऑफ ईरान का बेटा भी उसमें शामिल है, वो भी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। नहीं सर, एक चेंज और भी आया है लीडरशिप अवेलेबल। सर सम सोर्सेज आर सेइंग कि क्योंकि शुरू में न्यूज आई कि पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम है कि अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स नहीं देगा, एयर स्पेस नहीं देगा। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने अलाउ कर दिया है कि यूएस की प्रेजेंस पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, मिलिट्री प्रेजेंस पहुंच चुकी है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से। बट डू यू थिंक जैसे अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान बिकेम वेरी वाइटल फॉर यूएस, वैसे ईरान वॉर में अगर पाकिस्तान यूएस के लिए वाइटल होता है, दैट क्रिएट्स हेडेक फॉर इंडिया एंड द अटेम्प्ट फॉर हिम टू create an adventure in Yes, India? in some way. No, I don't think there's any adventure possible from India into Pakistan adventure into India. At worst, he will do what he always is specializing in, terrorist activity. But he also knows if there's a serious terrorist incident created like the one he created in Kashmir, where he killed 23 innocent Indians, the response is going to be tremendous. And that response will last for 12 hours, 14 hours, and knock the hell out of Pakistan. So Pakistan's any military adventure into India is most unlikely. Even if it tries, it will be the most stupid thing. I'm sorry to use the word stupid because this is Trump's latest word is stupid. वो कहता है जी Britain is stupid because they gave a Chagos Island to Malaysia. ये stupid तो sorry I should retrieve this word stupid. Stupid को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बहरहाल, so it will not be a sensible decision. Shall I put it this way?
जी सर। सर वो अब तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज बिकम लाइक, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, वो डैनिश एमपी ने जो ट्रम्प के लिए बोला है, ही वेंट वे बियॉन्ड स्टूपिड इनटू द ओनली लैंग्वेज ट्रम्प अंडरस्टैंड्स, वेरी न्यूयॉर्क लैंग्वेज, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, स्टार्ट्स विद एफ। तो ही सर उसको तो बोलो एफ जाके करे, एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज बिकम सर। Well, that is another very sad part. I have been actually very distressed in this matter. जो जिस तरीके से भाषण इस साल हुए दावोस में, इस किस्म के भाषण आज तक कभी नहीं हुए थे. It was a far more mature organization. It was talking about things which are related to world economy and world development for humankind. Mm-hmm. This year, the complete tenor and tone of the heads of state speeches in Davos is I tell you, very, very upsetting. एक अकलमंद संस्था है, दावोस इतनी बढ़िया जगह है, इतनी अच्छी, सारा वर्ल्ड उसको कवर करता है, इस किस्म की भाषा वहाँ नहीं चलनी चाहिए. The language that is coming out of Davos this year is very disturbing. It's a very friendly forum. सैबर रैटलिंग हो रही है, लैंग्वेज ऑफ क्योस है, क्योंकि अब तो मतलब कुछ तो नया होगा, जिस तरह, क्योंकि अभी आप डिफेंस की बात कर रहे थे, मदर ऑफ ऑल डीड्स हम बात कर रहे हैं, इंडिया के जो डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन से और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के, मेरे ख्याल से इट्स अ स्ट्रक्चरल जनरेशनल चेंज सर, क्योंकि यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस अम्ब्रेला की वजह से कोई अपनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री स्पेंड की. ट्रम्प की एक बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि सम थिंग्स हैव वेरी डिस्क्राइब्ड how Europe has not only demilitarized, it has deindustrialized, and उसकी जो पावर जनरेशन है, जर्मनी का एग्जांपल दे रहा था, 2017 से कम हो गई है, यूके की 38% डाउन हो गई है. सो इन अ सेंस वो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन के एंड पे चले गए थे. अगर वो री इंडस्ट्रियलाइज करते हैं या रीमिलिटराइज करते हैं, तो ऑब्वियसली यूएस के साथ तो कर नहीं रहे, तो इट हैज टू बी आइदर इंडिया और चाइना एज द सिक्योरिटी इशू, आई बिलीव. तो in that context, situation will become very nice for India. Of course, yes. Of course, yes. India is a country which will attract many people, and that is how the Europeans have got attracted to India. After all, India is also a very large market, and so is Europe market for Indian goods. So it is a mutually benefited. This is what the Davos thought process is, for benefit of each other. आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मेरे को ये कर सकते हैं, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आपको मैं टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, आपको मैं सामान दे सकता हूँ, आपको मैं रफेल दे सकता हूँ, इसके बजाय मुझे क्या देंगे. So these are the issues. 22 pacts are likely to be signed in this next few days when this EU delegation comes for a Republic Day as the chief guest. So India is today, because of mature thinking and because of thinking long term, we've started thinking like the Chinese think. Chinese think a long-term perspective of 30-40 years. India is also bigger. आजकल हम बात करते हैं 2047 की. 2047 की बात कर रहे हैं ना, अभी तो 26 ही हुई है, 20 साल और पड़े आगे. तो एटलीस्ट वी स्टार्टेड थिंकिंग 20 years hence. पहले तो कभी ऐसे सोचते नहीं थे हम. तो आज इंडिया की सोच बदल रही है, आज इंडिया की ट्रैक बदल रही है, आज इंडिया की प्रायोरिटीज बदल रही हैं, आज इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट बदल रहा है. सो आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं उसको बेच के अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई वुड रेट इंडिया ऑन अ पाथ which is very difficult to disturb for anybody, and we are finding partners to be partners in this growth, with Europe, with the partners in growth with maybe Russia, and even maybe with China. अगर आप पिछले 2-3 हफ्ते की न्यूज़ देखें between India and China, we are wanting to put the border issue at the back burner. Border issue जो होगी देखी जाएगी, इसको पीछे रख दीजिए. Let us begin to do trade with each other, benefiting you and benefiting me, and we will trade in matters which are beneficial to both of us. So China सर जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, सर व्हेन यू टॉक लॉन्ग टर्म, isn't China the only real threat to India? यूएस बहुत दूर है, बूट्स ऑन ग्राउंड, उसे ईरान नहीं कर पा रहा, करेगा नहीं करेगा, इंडिया रियलिस्टिकली कुछ नहीं है. यूएस का थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट रियलिस्टिकली नहीं है. पाकिस्तान इज अ इरिटेंट, बांग्लादेश इज अगेन अ इरिटेंट एंड अ फ्लाई, मतलब जब भी स्क्वॉश करना चाहो आप कर सकते हो. Isn't
the real threat China or China के साथ trade, isn't it dangerous? Because history has shown that there is a huge trade imbalance. And history देखिए, has shown that it's a very good question. It's a very good question, and we need to think of it very carefully. Just a few days ago, China said that we look at Saksham Valley and DBO as our territory. उसने ये क्यों कहा? उसने आज आपको ये कह दिया कि अब ये बॉर्डर इशू डिस्कस नहीं करेंगे, 40 साल बाद जब करेंगे तब हमने कहा, उस समय आपसे कहा था नहीं हमारा है, उस समय जाएगा. India is aware of this fact. India is aware of the fact that Chinese plan 40 years hence. China continues to remain the most major threat to India. No doubt about it. But you have to now use your Chanakya brain. How to overcome this activity of China. We know that this is a long-term enemy of ours, a long-term threat of ours, rather not enemy, a long-term threat of ours. Yet we have to do some trade with it. Yet we have to open some issues with it. So at the moment, we are benefiting out of it. But in long term, I'm aware at no point in time I'm going to strike it off as the most difficult, most dangerous enemy or most important enemy for us. Threat from China is continuing, but we have to play our cards very carefully. It doesn't mean that we stop working about a strategic issue with China or our military power with China, whatever it may be, defensive, offensive, or military, or defensive, offensive, whichever way we want to look at it. So that aspect is one aspect, and the economic development is another aspect, and historical perspective, 20 years, 30 years, 40 years is another aspect. So all these can be meshed together so long as you think about them. अगर आप इसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे और ऐसे कल सुबह ट्रम्प जैसे एक्शन कर देंगे कुछ, so that won't take the nation far, no? We have to have short-term, mid-term, long-term perspective, even with China. Absolutely correct. Absolutely correct. With everybody. I mean, I don't want to get permanent enemy with the US also. Yeah, long term it's all right. We want to make friends, but don't stand on my toes. मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो मैं पता है मुझे क्या करना है. Yes, I have no enemy. But if you want to do some enmity to me, then I am prepared for it. I know what your mind is. China के mind में long term क्या है मुझे पता है, लेकिन उसका मैंने इलाज रखा हुआ है अपने पास. उसका इलाज मैं कभी कम नहीं करूंगा. I will keep my military ready. I'll keep my military modernized. I'll keep my military balanced. I'll keep my evolving strategy. आज एक मेरी military strategy कल वो नहीं रहेगी, शायद बदलेगी. We'll keep improving our strategic postures. Same with Pakistan. India is continuously upgrading its strategic postures against Pakistan. आपने देखा ना अभी, एक आपने देखा भैरव बटालियन बन रही है, आपने कोल्ड स्टार्ट पहले देखा है. These are evolving issues. It doesn't mean कि हम उसको बंद कर देंगे जी अच्छा चाइना के संग हमारा कोई दुश्मन नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, let's only talk about trade. ऐसा नहीं है. All issues have to be kept alive and progressed systematically. जी sir, interesting times for the world sir. Davos, Donald Trump has made geopolitics, क्योंकि realignment हो रही है, तो obviously which nation will fall where, which nation will have which alliance there is something very interesting to see. And thank you for coming and explaining all this in the global perspective sir. After the EU visit is over, I would again request your time के क्या हुआ mother of all deals के अंदर, हो पाया नहीं हो पाया, क्या benefit हुआ, to discuss all that sir. Thank you so much. Thank you so much. This is an evolving situation. Every 4 days situation, new things will come up, and we have to keep alive and we have to keep informed about it. हम ये नहीं कर सकते कि कान आंख बंद करके बैठ जाएं. We have to listen to what's happening in the world. We have to follow every day. I'm sure the people in charge who are running the country are doing this. In a country like us, sir, that is why what you are explaining to people is even more important, because unlike communism, there is always going to be a public pressure element in decision making for a politician, whosoever be the politician, whosoever be the party. Like Operation Sindoor, which I was discussing in middle, there was a public sentiment to it. Or if there's a terror attack in India, now there is a public sentiment to it. So public sentiment has to also be mature and reasonable, which is what when you speak, and I wanted you to speak in Operation Sindoor, public needs to understand that we can't only be jingoistic. We have to also balance it out with a clear-cut, well-defined aim. This is the beauty of democracy. This is the beauty of democracy. Everybody can say and everybody can question. This is what democracy allows. This is what India allows today. That yes, you must question us.
वी मस्ट डिफेंड आवर एक्शन, वी मस्ट एक्सप्लेन टू यू। उसके बाद अगर आपकी समझ में नहीं आती तो फिर आप जाने और आपका कान जाने। वो तो सर फिर तो वोटर के ऊपर है या सिटीजन के ऊपर है। थैंक यू अब सर। वोटिंग पैटर्न तो आपने इंडिया में देख लिया ना आजकल क्या हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच, इस कारण नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। यस सर। बाय।